नमस्कार दोस्तों। हम शुरू करते हैं गवर्नर जनरल पार्ट 4। तो सबसे पहले आता है बंगाल का गवर्नर, है ना। शुरुआत में बंगाल का हम लोग गवर्नर बोलते थे, बाद में संशोधन करके गवर्नर जनरल किया गया। आगे पढ़ने को मिलेगा। देखिए, तो सबसे पहले बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव हुआ था। कौन हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव। 1757 से 60 ईस्वी तक कार्यकाल इसका पहला कार्यकाल रहा। पुनः यह 1765 से 67 ईस्वी तक इसका दोबारा कार्यकाल हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, 1757 से लेकर 60 तक 3 साल इधर, और फिर 2 साल 1765 से 1767 उधर, 2 साल उधर, टोटल 5 साल तक इसका रॉबर्ट क्लाइव का कार्यकाल रहा था, है ना। तो 1757 में प्लासी का जो युद्ध हुआ था आपको पता है, उस समय रॉबर्ट क्लाइव भी था, है ना। चलिए आगे देखते हैं। इसने बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था की। बंगाल में ये द्वैत शासन की व्यवस्था की। द्वैत शासन मतलब दो आदमियों का जो शासन मिलकर किया था, उसी को हम लोग द्वैत शासन बोलते हैं। आगे देखेंगे, जिसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण और विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जो जिम्मेदारी थी वो नवाबों के हाथों में हुआ करती थी। ठीक ना। कह रहा है कि इसने बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था की, और जिसके तहत राजस्व वसूला जाता था, सैनिक संरक्षण किया जाता था, विदेशी मामलों का कंपनी के अधीन थे, जबकि जो शासन जो चलाने वाले थे वो जिम्मेदारी किसके हाथ में दिया था? तो नवाबों के हाथों में। कहने का मतलब नवाब शासन चलाते थे और ये सब क्या करते थे, मतलब मालपुआ खाते थे, मतलब समझ आ रहा है ना। इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की संधि जो 1765 में हुआ था, इसके द्वारा कंपनी के संरक्षण में लिया था। ठीक ना। इसने क्या किया था, मुगल सम्राट जो शाह आलम द्वितीय था, इलाहाबाद की जो संधि हुआ था वो 1765 में, जो 1764 में बक्सर का युद्ध हार गया था, उसके बाद उसी में क्या हुआ था, इलाहाबाद की संधि 1765 में किया गया और कंपनी के संरक्षण में ले लिया गया था। ठीक ना, शाह आलम द्वितीय को। इस संधि के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी को देश की राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था के एक मिनट, हाँ, संवैधानिक व्यवस्था के दखल देने का अवसर मिल गया, और यहीं से भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी थी, है ना। रॉबर्ट क्लाइव जो था, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान और बिहार के लिए राजा सिताब राय को नियुक्त किया था। ध्यान दीजिएगा, बिहार के लिए कौन था? बिहार का राजा सिताब राय, है ना। और अब बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान। रजा रजा दोनों में है, कन्फ्यूज नहीं होना है। सिताब से याद करिएगा, बिहार में शराब मिलता है तो सिताब, है ना। और बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान, याद करिएगा इसे करके। चलिए आगे देखते हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनेल को हिंदुस्तान का मानचित्र तैयार करने के लिए कहा था। जो रॉबर्ट क्लाइव था, किसको? तो जेम्स रेनेल को हिंदुस्तान का मानचित्र तैयार करने के लिए कहा था। भारत का पहला मानचित्र जो था वो 1767 में जो था रेनेल ने बनाया था। जो पहला भारत का मानचित्र बनाया गया था टूटा फूटा, किसने बनाया था? 1767 में बनाया था। 1767 में किसने बनाया था? रेनेल ने। किसने बनाया था? रेनेल ने बनाया था, है ना। जिसे बंगाल एटलस, जो वर्ष 1779 ईस्वी में चित्रित किया गया था, इसी को बोला गया बंगाल एटलस। जेम्स रेनेल को भारतीय भूगोल का पिता भी कहा जाता है। किसको? जेम्स रेनेल को भारतीय भूगोल का पिता कहते हैं। याद रखिएगा, अगर पूछ सकता है कि भारतीय भूगोल का पिता किसे कहते हैं, जेम्स रेनेल को कहते हैं। देखिए आगे, अन्य गवर्नर जो इसके बाद आए थे, बड़े लास्ट उतना काम के नहीं थे, कार्टियर उतने काम के नहीं थे, और वारेन हेस्टिंग हमारे काम के हैं, ठीक ना। तो आगे देखने को मिलेगा। चलिए ध्यान रखिएगा। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल देखते हैं। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया गया था, आपको पहले बताए थे कि एक एक्ट लाया गया था, मतलब संशोधन करके, और उसके तरह गवर्नर को, बंगाल का गवर्नर जो पहले कहता था उसको क्या कहा जाने लगा? तो गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो वही जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो लाया गया था, इसके अनुसार बंगाल के जो गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, है ना। जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का निर्धारित किया गया था। कितना का साल? 5 साल तक निर्धारित किया गया था। मद्रास और बम्बई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया था। जितने भी मद्रास थे और बम्बई थे, सब गवर्नर को किसके अधीन? तो इसी के अधीन कर दिया गया था। जितना भी मद्रास बम्बई के गवर्नर को इसी के अधीन कर दिया गया था, गवर्नर जनरल जो होते थे। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल जो बन के आए थे, पहला वारेन हेस्टिंग बन के आए थे। कब 1774 से 1774 से 85 ईस्वी में, है ना। तो इस प्रकार जो था, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बन के आए 1774 से 85 ईस्वी। ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम लोग बंगाल का गवर्नर बोले, खाली गवर्नर बोले, तो कौन हो जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। लेकिन ये जो वारेन हेस्टिंग था, ये जो था, यहाँ पे ध्यान दीजिए, वारेन हेस्टिंग जो था, ये गवर्नर के पोस्ट पे भी रह चुका है 2 साल के लिए, है ना।
तो अच्छा काम कर रहा था। इसी के समय में आया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। जाहिर सी बात है इसी के बीच में आएगा। तो जो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आया, तो इसी के द्वारा क्या हुआ कि 1700 अब उस जो आया, तो उसके बाद वारेन हेस्टिंग ही था क्या, गवर्नर। तो इसी को ना गवर्नर जनरल बनाया जाएगा। तो गवर्नर, इसको तो हटाया नहीं जाएगा। तो वारेन हेस्टिंग क्या बना, गवर्नर जनरल बना। तो इसका कार्यकाल 5 साल तक 1774 से 85, लगभग 10 साल तक ये लगातार काम किया है, 5-5 साल करके, है ना। इधर 2 साल हम लोग देख लिए थे। तो 12 से 13 साल तक ये वारेन हेस्टिंग कार्यकाल इसका रहा है। वारेन हेस्टिंग जो था 1750 ईस्वी में कंपनी के एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता में आया था। शुरू में देखा जाए 1750 का बात है, देख लीजिए 1750 मतलब 20 साल 25 साल पहले का बात है। जो वारेन हेस्टिंग था ये 1750 में कंपनी में आया था एक क्लर्क के रूप में, ठीक ना। और अपनी कार्यकुशलता के कारण कासिम बाजार का ये अध्यक्ष बना था। इतना कार्यकुशल था कि कासिम बाजार का क्या बन गया था, अध्यक्ष बन चुका था, है ना। चलिए आगे देखते हैं। बंगाल का गवर्नर कंपनी का गवर्नर जनरल बना, ठीक ना। आगे यही बंगाल गवर्नर आगे चल के कंपनी का गवर्नर जनरल बना, हम जैसे हम लोग देखे थे। तो इसका कार्यकाल पीछे हम लोग 2 साल देखे, 72 से 74। और फिर इधर हम लोग उस समय तो गवर्नर था, लेकिन अगर पूछे कि गवर्नर जनरल के पोस्ट में कितना साल रहा, तो 1774 से लेकर 1785 ईस्वी तक ये रहा है ना। अब आते हैं वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल को हम लोग अच्छे से डिटेल्स में पढ़ते हैं। चलिए, इसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ लेके गया, कलकत्ता ले गया। जो वारेन हेस्टिंग था, ये जो राजकीय कोषागार होता था, कोषागार जहाँ पे पैसा रखा जाता था राज्य का, तो उसका मुर्शिदाबाद था पहले, वहाँ के हटाकर इसको कहाँ ले गया, तो कोलकाता में ले गया। कहाँ पे ले गया, कोलकाता में ले गया, है ना। चलिए आगे देखते हैं। 1772 ईस्वी में इसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी व दीवानी अदालतों की स्थापना की थी। 1772 में इसने क्या किया था, एक प्रत्येक जिला में, सभी जिलों में, कलकत्ता में, बंगाल में प्रत्येक ज़िले में एक फौजदारी और एक दीवानी अदालतों की स्थापना की। क्या थी, अदालतों की स्थापना की थी। दोनों तरह का, दीवानी भी रहेगा और फौजदारी भी रहेगा, है ना। फौजदारी अदालतें जो होती थी सदर निजामत अदालत द्वारा निरीक्षित होती थी। जितना भी फौजदारी वाले अदालत होते थे वो सदर निजामत अदालत के द्वारा निरीक्षण में रहती थी। और नाजिम द्वारा नियुक्त दरोगा जो होता था अदालत की अध्यक्षता करता था। कौन करता था, नाजिम के द्वारा नियुक्त जो दरोगा होता था वही अदालत का अध्यक्षता करता था उस समय, है ना। दीवानी अदालत में कलेक्टर और मुख्य न्यायाधीश होता था। फौजदारी में तो हम लोग देख लिए, फौजदारी में जो था निजामत अदालत द्वारा निश्चित होती थी और नाजिम द्वारा नियुक्त कर दरोगा वकालत की अध्यक्षता करता था। लेकिन अगर दीवानी अदालत में देखा जाए तो इसमें कलेक्टर जो होता था वो मुख्य न्यायाधीश होता था, है ना। कौन सा होता था, कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश होता था। जिला फौजदारी अदालत एक भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी। जितना भी जिला फौजदारी अदालत है किसके अधीन, जिला फौजदारी अदालत भारतीय अधिकारियों के अधीन होती थी, जिसकी सहायता के लिए एक मुफ्ती और एक काजी होता था। इसकी सहायता करता था मुफ्ती और काजी, जो मुस्लिम होते थे वो इसकी क्या करते थे, सहायता करते थे। कलेक्टर इस न्यायालय के कार्य की देखभाल करता था। कौन, कलेक्टर जो होता था इस न्यायालय की कार्य को क्या करता था, देखभाल करता था कलेक्टर, है ना। आगे देखते हैं। कलकत्ता में एक सदर दीवानी अदालत और एक सदर फौजदारी अदालत की स्थापना की गई थी। कहाँ पर, कलकत्ता में। ध्यान दीजिएगा, कलकत्ता में भी क्या किया गया था, एक सदर सरकारी मतलब दीवानी अदालत और एक फौजदारी अदालत की स्थापना की गई। जैसा कि हम लोग जानते हैं सदर दीवानी अदालत में कलकत्ता काउंसिल का स्थापित सभापति, सदर दीवानी अदालत में कलकत्ता काउंसिल का सभापति और उसी काउंसिल को 2 सदस्यीय रायन और मुख्य कानूनगो की सलाह से न्याय करते थे। कौन करते थे, सदर दीवानी अदालत में कलकत्ता काउंसिल का सभापति और उसी काउंसिल का 2 सदस्यीय रायन और मुख्य कानूनगो इसकी सलाह से न्याय करते थे। ध्यान दीजिएगा। और सदर का जो सदर फौजदारी अदालत जो होता था इसमें नाइब निजाम मुख्य काजी होते थे, मुफ्ती और 3 मौलवियों की सलाह से ये न्याय करते थे। ध्यान दीजिएगा, है ना। जिले की दीवानी और फौजदारी अदालतों के मुकदमे अंतिम निर्णय के लिए सदर अदालतों में भेजे जाते थे। अगर जितना भी जिला के दीवानी और अदालती फौजदारी होता था अंतिम निर्णय के लिए कहाँ भेज दिया जाता था, अगर नहीं फैसला हो रहा है तो अंतिम निर्णय के लिए वो सदर अदालतों में भेज दिए जाते थे। देखिए, दीवानी मुकदमों में जातीय कानून अर्थात हिंदुओं के संबंध में हिंदू कानून और मुसलमानों के लिए मुस्लिम कानून लागू किया गया था दीवानी अदालतों में। ध्यान दीजिएगा, जो दीवानी अदालत होता था, दीवानी अदालतों में जातीय कानून अर्थात हिंदुओं के लिए संबंध में हिंदू कानून और मुसलमानों के लिए मुस्लिम कानून। लेकिन जब फौजदारी मुकदमों की बात की जाए तो फौजदारी मुकदमों में ओनली मुस्लिम कानून लागू किया गया था, ठीक ना। फौजदारी मुकदमों में यहाँ पे क्या किया गया था, पक्षपात किया गया था और मुस्लिम कानून सिर्फ लागू किया गया था किसमें, फौजदारी मुकदमों में। ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 1772 का बात है। 1772 में कोर्ट ऑफ हेस्टिंग
मतलब हेस्टिंग का जो कोर्ट था, कोर्ट ऑफ हेस्टिंग ने द्वैध प्रणाली को समाप्त कर दिया था। जो द्वैध प्रणाली क्लाइव लाया था, हम लोग शुरू में देखे थे, गवर्नर जो था द्वैध शासन लाया था ना, वही द्वैध शासन को समाप्त कर दिया कब? 1772 में। वही जो है कोर्ट ऑफ हेस्टिंग, माने हेस्टिंग का जो कोर्ट बनाया गया था उसी ने क्या कर दिया? तो द्वैध प्रणाली को, एक मिनट, तो हम लोग देखे थे कि कोई था द्वैध प्रणाली को, द्वैध प्रणाली को क्या कर दिया था? द्वैध प्रणाली को, अरे यार, द्वैध प्रणाली को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया। चलिए, और कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांत की शासन व्यवस्था उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दिया था। ठीक ना? हम लोग क्या देखें कि 1772 में जो था कोर्ट ऑफ हेस्टिंग ने द्वैध प्रणाली को समाप्त करने तथा कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा, कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा जो प्रांत था, प्रांत की शासन व्यवस्था को उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दिया। किसको? कंपनी को, कि आप बंगाल, बिहार, उड़ीसा की अब क्या करिए? शासन व्यवस्था का संभालिए, है ना। द्वैध शासन को बंद कर दिया। द्वैध शासन को बंद करने के बाद क्या किया? इसने कहा कि अब आप कंपनी डायरेक्ट संभालेगा बंगाल, बिहार, उड़ीसा का प्रांत को। और वारेन हेस्टिंग ने दोनों उप दीवानों जो थे मोहम्मद रजा खान और राजा सिताब राय, इनको पद से क्या कर दिया? हटा दिया। पूछता है कि किसको हटाया, मतलब कौन से दो गवर्नर जनरल थे तो जिसने हटाया था? तो पहले गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग, इन्होंने ही हटाया था। और रजा खान हम लोग जानते थे, रजा खान कहाँ पे था? बंगाल में। और सिताब राय कहाँ पे था? बिहार में नियुक्त था। आगे देखिए, जो 1772 में वारेन हेस्टिंग ने एक नई भू राजस्व पद्धति लागू की थी। ठीक ना? जिसका नाम है इजारेदारी प्रथा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि इजारेदारी प्रथा किसने लागू किया था? तो वारेन हेस्टिंग ने लागू किया था। नया भू राजस्व पद्धति था ये। कब लाया गया था? 1772 में ही। 1772 में इसने सारा काम शुरू कर दिया। इसका कार्यकाल कब से कब तक था दोस्तों? तो देखिए, इसका कार्यकाल जो था 1774 से 85 तक था। और ये तो था इस गवर्नर जनरल के पोस्ट पे, लेकिन इससे पहले जो था वारेन हेस्टिंग जो था, यहाँ पे हम लोग देखे थे गवर्नर के पोस्ट पे था। तो ये सब जो गवर्नर के पोस्ट पे रहते हुए ये सब कांड किया है ना। और यहाँ पे हम लोग देख रहे थे 1772 में ही ये सब कांड किया था। तो ये अच्छा काम किया था, इसलिए इसको क्या कर दिया? गवर्नर जनरल भी रखा गया 10 साल के लिए आगे चल के, है ना। देखिए, तो इजारेदारी प्रथा का शुरुआत किया था किसने? 1772 में वारेन हेस्टिंग ने ही। ठीक ना? वारेन हेस्टिंग नहीं, भू राजस्व पद्धति उस समय क्या था? ये तो गवर्नर के पोस्ट पे था ओनली। ठीक ना? गवर्नर जनरल अभी तक नहीं बना था। आगे देखिए, इस पद्धति को अपनाने का मुख्य उद्देश्य अधिक भू राजस्व वसूल करना था। ये जो इजारेदारी प्रथा क्या था, इसका उद्देश्य था कि अधिक से अधिक भू राजस्व जितना भी है हम लोग कर को वसूल सकें। इसकी मुख्य दो विशेषताएं थी। इसके पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था थी और इसके अंतर्गत उच्चतम बोली लगाने वाले को लगान वसूली का अधिकार दे दिया जाता था। देख रहे हैं कितना बढ़िया चीज़ है इजारेदारी प्रथा उन लोगों के लिए। तो इससे क्या हुआ था? पंचवर्षीय जितना भी ठेका था उसकी व्यवस्था किया गया और इसके अंतर्गत जितना भी ज़्यादा बोली लगाने वाले को वसूली का अधिकार दे दिया जाएगा। तो इजारेदारी प्रथा ये इसीलिए लाया गया था, है ना, जिससे ज़्यादा कमाई होता। आगे देखिए, हेस्टिंग ने क्या किया था? नवाब की देखभाल के लिए मीर जाफ़र की विधवा जो मुन्नी बेगम थी, मुन्नी बेगम को उसका संरक्षण नियुक्त किया था। किसने? हेस्टिंग ने। और 1775 में मुन्नी बेगम को हटाकर मोहम्मद रजा खान को नवाब का संरक्षण नियुक्त किया था। ठीक ना? तो ये क्या किया था कि हेस्टिंग जो था, नवाब हेस्टिंग ने नवाब को देखभाल करने के लिए मीर जाफ़र की जो विधवा थी, मीर जाफ़र की विधवा कौन थी? मुन्नी बेगम को उसका संरक्षण नियुक्त कर दिया। और 1775 में मुन्नी बेगम की हटाकर मोहम्मद रजा खान को नवाब का संरक्षण नियुक्त कर दिया। ठीक ना? नवाब का संरक्षण नियुक्त कर दिया, ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, 1776 में मनुस्मृति की जो अंग्रेजी अनुवाद था अ कोड ऑफ जेंटू लॉज, इसके नाम से हुआ था विलियम विल्किंस। ठीक ना? इन्होंने 1785 में भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। पूछता है कि भगवत गीता के अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला कौन था? तो विलियम विल्किंस। ठीक ना? और आगे देखिए, 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो यही किया था, है ना, विलियम विल्किंस। तो सबसे पहली बात, 1776 में मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला कौन था? तो विलियम विल्किंस था। अ कोड ऑफ जेंटू लॉज, है ना, अ कोड ऑफ जेंटू लॉज 1776 में मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद कोड ऑफ जेंटू लॉज नाम से किया था। विलियम विल्किंस ने क्या किया था? 1785 में भगवत गीता में अंग्रेजी में भी अनुवाद किया था, अच्छा काम किया। और 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। कब? 1789 में, ध्यान दीजिएगा। 1776 में मनुस्मृति में अंग्रेजी अनुवाद,
और द कोड ऑफ जेंटुलॉज और विलियम मिल्किस के द्वारा 1785 में भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद। देखिए मनुस्मृति का भी अंग्रेजी में अनुवाद 1776 में, फिर भगवद गीता का अगर अंग्रेजी में अनुवाद 1785 में, फिर 1779 में अभिज्ञान शाकुंतलम नामक का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। 3 गो ध्यान दीजिएगा, मनुस्मृति, भगवद गीता और अभिज्ञान शाकुंतलम। मनुस्मृति, भगवद गीता, अभिज्ञान शाकुंतलम। मनुस्मृति, भगवद गीता, अभिज्ञान शाकुंतलम कौन करना था? विलियम विल्किंस। फिर से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुस्मृति और जिसका नाम करके क्या लिखा था? अ कोड ऑफ जेंटुलॉज। उसके बाद भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद 1785 में, मनुस्मृति का 1776 में, और अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक का 1789 में अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ठीक ना, आगे बढ़िए। हेस्टिंग ने 1781 में फारसी एवं अरबी भाषा के अध्ययन प्राच्य शिक्षा के लिए कलकत्ता में एक मदरसा बनवाया था। हेस्टिंग क्या किया था? 1781 में फारसी और अरबी भाषा में अध्ययन करने के लिए शिक्षा जो है कलकत्ता में एक मदरसा बनवाया। कहाँ पर? कलकत्ता में। देखिए इधर उधर नहीं बनवाया, कलकत्ते में बनवाया है। इसके पश्चात क्या हुआ था? 1784 में वारेन हेस्टिंग के एक सहयोगी तथा मित्र थे सर विलियम्स जोन्स। इन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास तथा संस्कृति के अध्ययन हेतु कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। कौन? सर विलियम जोन्स। क्वेश्चन बहुत आता है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सबसे पहले कहाँ पे? तो एशियाटिक सोसाइटी बंगाल की स्थापना कलकत्ता में हुआ था, और किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने किया था। किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने किया था। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। ये कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग के एक सहयोगी थे और मित्र भी थे, सर विलियम जोन्स। कब किया था? 1784 का बात है, जब ये बन चुका था गवर्नर जनरल। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा वारेन हेस्टिंग के बारे में। आगे देखिए, 1791 में ब्रिटिश रेजिडेंट थे जोनाथन डंकन। इन्होंने बनारस में हिंदू कानून एवं दर्शन के अध्ययन के लिए संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक ना, 1791 में कह रहा है कि ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने बनारस में हिंदू कानून एवं दर्शन के अध्ययन के लिए संस्कृत कॉलेज का स्थापना किया था। ठीक ना, किसने? जोनाथन डंकन ने। ये 1791 में ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने क्या किया था? बनारस में हिंदू क्या किया था इन्होंने? 1791 में ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने बनारस में कौन सा कानून? हिंदू कानून एवं दर्शन के अध्ययन के लिए संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। ध्यान दीजिएगा कि बनारस में हिंदू कानून और संस्कृत कॉलेज की स्थापना करने वाले कौन थे? तो ब्रिटिश रेजिडेंट के थे जोनाथन डंकन ने 1791 में ये सब किया था। बनारस में हिंदू कानून लाया था। बनारस में कौन सा कानून? हिंदू कानून एवं दर्शन और अध्ययन के लिए कौन सा कॉलेज? संस्कृत कॉलेज की स्थापना किया था। पूछता है संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो जोनाथन डंकन ने। ठीक ना, और हिंदू कानून को किसने लाया था? जिसको हम लोग हिंदू कानून या फिर हिंदू दर्शन के अध्ययन के लिए लाया जाता है, तो ये जोनाथन डंकन ने लाया था। कहाँ पर? बनारस में। ये सब ध्यान रखिएगा। संस्कृत कॉलेज की स्थापना कहाँ पर? बनारस में। 1804 में बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी और 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई थी। देखिए 1804 में हुआ था बम्बई में 1804 में एशियाटिक सोसाइटी खोला गया, और 1823 में फिर लंदन में भी एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई थी। ये हम लोग आगे पढ़ने को मिलेगा डिटेल्स में, है ना। तब तक इतना याद रखिए कि बम्बई में क्या हुआ था 1804 में सबसे पहले एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी, और फिर 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई थी। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। इसने मुगल सम्राट को मिलने वाले 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद करवा दिया था। किसने? वारेन हेस्टिंग ने। जो 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन मिलता था, उसको क्या करवा दिया? बंद करवा दिया। क्या करवा दिया? बंद करवा दिया। ठीक ना। इसी के समय में 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र था द बंगाल गजट। 1780 में ही बंगाल गजट आया था, आपको याद होगा। द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा किया गया था। कब? 1780 में। इसी के समय में 1780 में भारत में पहला समाचार पत्र था द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स अगस्टस हिक्की ने किया था। ध्यान दीजिएगा, किसके समय में? जेम्स अगस्टस हिक्की से किसके समय में? तो वारेन हेस्टिंग के समय में। 1780 उसी के समय में है ना, 1780 तो उसी के समय में किया था। जाहिर सी बात है 84 तक था ये। कब से कब तक था? तो 74 से, देखिए यहाँ पे कब से कब तक था? 74 से 85 तक था, है ना। 1774 से 85 तक था इधर वारेन हेस्टिंग, और दूसरा इधर पीछे किधर का? हाँ, दूसरा इधर यहाँ पे रहा है, और इधर यहाँ पे हमारा वारेन हेस्टिंग जो था 1774 से 85 तक था। लगभग 12 से 13 साल तक ये रहा था। ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं, कहाँ गए हम लोग। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों।
क्या हुआ था, हम लोग देख लिए कि जो बंगाल गजेट था इसका प्रकाशन जेम्स अगस्टस हिकी ने 1780 में किया था। किसके समय में, तो वारेन हेस्टिंग के समय में, है ना। आगे लिख रहा है इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, मतलब रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था उस समय 1773 में, हम लोग पीछे देख चुके हैं। और क्या हुआ था उसमें लिखा था, और उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया जाएगा। उसी के हिसाब से 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक ही मात्र रहा था, ठीक ना। लेकिन कलकत्ता के बाहर का जो मुकदमा तभी उसमें सुना जाता था जब दोनों पक्ष क्या होते थे, सहमत होते थे, ठीक ना। तो इस न्यायालय में अंग्रेजी कानून लागू होता था। जो नया उच्चतम न्यायालय खोला गया था 1774 में कलकत्ता में, इसमें क्या होता था, सिर्फ कलकत्ते का ही देखा जाता था, लेकिन अगर बाहर का भी देखना है तो उसके लिए दोनों पक्ष सहमत होंगे तभी वहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे लिख रहा है कि इस कानून में अंग्रेजी कानून लागू होता था, ठीक ना। इंग्लैंड का जो कानून होता था वही लागू यहाँ पे होता था। इसका मुख्य न्यायाधीश होता था एलिजा इम्पे। इसका मुख्य न्यायाधीश कौन था उसमें, बहुत मस्त क्वेश्चन है। पूछता है कि जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में जो उच्चतम न्यायालय खोला गया था उसमें उसमें मुख्य न्यायाधीश के पद पे कौन था, एलिजा इम्पे था। कौन था, एलिजा इम्पे था, जिसे 1782 में इस्तीफा देना पड़ा था, ठीक ना। हेस्टिंग ने बंगाली ब्राह्मण जो था नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय में फांसी की सज़ा दिलवा दी थी। जो हेस्टिंग था बहुत बुरा आदमी था। इसने क्या किया कि बंगाल का जो ब्राह्मण था एक, कौन था, नंद कुमार। कौन था, नंद कुमार। बंगाल का ब्राह्मण था नंद कुमार। इसको क्या किया, झूठा आरोप लगा दिया। झूठा आरोप लगाकर न्यायालय में इसको फांसी सजा दिलवा दिया, ठीक ना। अब देखिए इसके साथ क्या होगा। नोट में लिख रहा है कि स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्यान के उत्पन्न भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पीड़ितों को, कितना पीड़ितों को, 11 पीड़ितों को भारतीय कानून में एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया था, ठीक ना। फिर से देखिए, फिर से क्या कह रहा है कि स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या से उत्पन्न भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए, अलग अलग भिन्नता को क्या कर दिया जाएगा, खत्म करके एक समरूप लाया जाएगा। और 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानून का एक संकलन तैयार करने के काम सौंपा गया था। 11 पंडितों को क्या किया गया कि भारतीय कानून का आप एक संकलन तैयार करिए, और सौंपा गया था, ठीक ना। अब देखिए क्या होगा, तो NB हॉलहेड जो था, NB हॉलहेड था, इस संकलन को अंग्रेजी में अनुवाद किया था, ठीक ना। इस संकलन को किसने लिखा था, NB हॉलहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1778 ईस्वी तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की एक संहिता भी तैयार कर ली गई थी, ठीक ना। 1778 तक क्या हो गया था कि यूरोपीय जितने भी न्यायाधीश थे उनके लिए मुस्लिम कानूनों की एक संहिता भी तैयार कर ली गई थी। संहिता मतलब वही जो था, एक्ट लिख दिया गया था। आगे देखते हैं, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो था 1775 से 82 ईस्वी तक चला था। हम लोग को ध्यान में रखते हैं, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक चला था, 1775 से 82। पीछे हम लोग देख चुके थे मैसूर युद्ध, है ना। मैसूर युद्ध 4 तरह से हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 80 से 84 हम लोग देखे थे, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो था और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 किसके समय में हुआ था, यही वारेन हेस्टिंग के समय में हुआ था। वारेन हेस्टिंग के समय में ही लड़ा गया था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो था, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालबाई की संधि के द्वारा इसको समाप्त किया गया था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को सालबाई की संधि के द्वारा इसको क्या किया गया था, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को सालबाई की संधि के द्वारा इसको 1782 में इसको समाप्त किया गया। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो था मंगलोर की संधि के द्वारा समाप्त किया गया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध तो हम लोग मैसूर में देख लिए थे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास, मंगलोर, सिंहपट्टनम ऐसे था ना, तो दूसरा में मंगलोर आता था। और ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो था, बताइए कब लड़ा गया था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, तो 1775 से 1782 तक ये चला था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, है ना। और कौन सी संधि के द्वारा इसको रोका गया था, संधि किया गया था, तो सालबाई की संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को क्या किया गया था, रोका गया था। चलिए आगे देखते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो था वारेन हेस्टिंग के समय में ही पारित हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि पिट्स इंडिया एक्ट के समय कौन गवर्नर जनरल थे, तो वारेन हेस्टिंग हुआ था। कौन था, वारेन हेस्टिंग हुआ था, है ना। फिर से देख लीजिए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में वारेन हेस्टिंग के समय में ही पारित हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट, वारेन हेस्टिंग को क्या कर देना है, पीट देना है बढ़िया से। तो पिट्स इंडिया एक्ट कैसे क्या करना है, वारेन हेस्टिंग को पीट देना है। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में लाया गया था। उस समय कौन था, वारेन हेस्टिंग का अंतिम समय चल रहा था, है ना। इस
इस एक्ट के तहत ब्रिटिश भारत के प्रशासन को नियंत्रित और संचालित करने के लिए इंग्लैंड में नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी। ठीक ना, इस एक्ट के तहत क्या किया था, ब्रिटिश भारत में प्रशासन को नियंत्रित और संचालित करने के लिए इंग्लैंड में नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट जो था 1784 के तहत भारत में ड्यूल गवर्नमेंट या फिर दोहरी सरकार जिसको बोलते हैं, इसकी व्यवस्था लागू की गई थी, जिसमें एक तरफ कंपनी के डायरेक्टर और दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार की एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल होती थी। इस दोहरे नियंत्रण की व्यवस्था को हॉल ऑफ सिस्टम कहा गया। क्या कहा गया, हॉल ऑफ सिस्टम कहा गया। ठीक ना, फिर से पढ़िए, ध्यान दीजिएगा। जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में, कब आया था, 1784 में। और इसी के तहत भारत में क्या हुआ था कि ड्यूअल गवर्नमेंट मतलब द्विशासन, ड्यूअल गवर्नमेंट, दो आदमी की गवर्नमेंट बोलते हैं ड्यूअल गवर्नमेंट, या फिर दोहरी सरकार, लिख रहा है ना, दोहरी सरकार की व्यवस्था लागू की गई थी। पूछेगा पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या किया गया था, तो ड्यूअल गवर्नमेंट या फिर दोहरी सरकार की व्यवस्था लागू की गई थी। पिट्स इंडिया एक्ट, पीट के दो वो कर देना है। आगे देखिए, जिसमें एक तरफ कंपनी के डायरेक्टर्स थे और दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार की एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल होती थी। ठीक ना, एक तरफ कंपनी का डायरेक्टर होता था, दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार होता था। ठीक ना, आगे देखिए, इस दोहरे नियंत्रण की व्याख्या को हॉल ऑफ सिस्टम कहा गया था। यही जो दोहरा जो नियंत्रण चलाया गया था, इसको क्या कहा गया, हॉल ऑफ सिस्टम। सिस्टम का हॉल ऑफ सिस्टम मतलब हॉल है सिस्टम का, है ना। चलिए, दोहरी पिट्स इंडिया एक्ट ध्यान में रहिएगा, 1784 में लाया गया था ड्यूअल गवर्नमेंट के लिए। उसमें सरकार भी था ब्रिटिश सरकार, इधर से कंपनी का भी डायरेक्टर, दोनों मिलकर ये हॉल ऑफ फेम चलाते थे। ठीक ना, हॉल ऑफ सिस्टम चलाते थे। चलिए आगे देखते हैं। इसी के काल में 1772 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की भी स्थापना हुई थी। पूछता है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसके समय में हुई थी, तो वारेन हेस्टिंग के समय में 1772 में ही हुआ था। ठीक ना, हेस्टिंग ने संपूर्ण लगान के हिसाब का देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी जिसका था राय रायन की नियुक्ति की थी। इस पद को प्राप्त करने वाला पहला भारतीय दुर्लभ राय का पुत्र कौन था, राजवल्लभ था। कौन था, राजवल्लभ था। फिर से पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी के काल में क्या हुआ था, 1772 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी। ठीक ना, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी इसी के समय में, है ना। हेस्टिंग ने संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए क्या किया था कि भारतीय अधिकारी को नियुक्त किया। कौन था, तो उसको राय रायन बोला जाता था, जो भारतीय अधिकारी को नियुक्त किया जाता था। तो इस पद का जो प्राप्त करने वाला जो पहला भारतीय बना था, वो दुर्लभ राय का पुत्र हुआ करता था। कौन, राजवल्लभ हुआ। दुर्लभ राय का पुत्र कौन हुआ, राजवल्लभ हुआ। क्यों, कौन, इसको इसी को ना राय रायन बोलेंगे हम लोग। ये क्या काम करता था, तो ये मतलब संपूर्ण लगान का हिसाब की देखभाल करता था। ठीक ना, राजवल्लभ। और इसको हम लोग इसको क्या बोलते थे, इसका अधिकारी का नाम होता था राय रायन। क्या बोला था, राय रायन। दुर्लभ राय का पुत्र राजा वल्लभ राय, दोनों ऑप्शन में दे देगा, ध्यान में रखना है। कौन था, राजा वल्लभ राय था, राजा वल्लभ राय था, है ना। आगे बढ़ते हैं। पिट्स इंडिया 1784 में जो आया था, विरोध में इस्तीफा देकर जब वारेन हेस्टिंग फरवरी 1785 में इंग्लैंड पहुंचा, तो एडमंड बुर्के ने इस पर बंगाल का शासन सही ढंग से चलाने के आरोप का लगाया, और इस आरोप का आधार पर उस समय ब्रिटिश संसद की महाभियोग और मुकदमा चलाया गया था। यह मुकदमा 1788 ईस्वी में शुरू हुआ, जो 7 वर्षों तक चला, और अंततः 24 अप्रैल 1795 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स के वारेन हेस्टिंग की सभी आरोपों को मुक्त कर दिया था। देखिए फिर से ध्यान दीजिएगा, पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में लाया गया था, इसी के विरोध में इस्तीफा दे दिया था। कौन, वारेन हेस्टिंग इस्तीफा दे दिया था कि उसमें दोहरी सरकार था, है ना, इसका काम चल नहीं पा रहा था, तो इसलिए इस्तीफा दे दिया। और जब वारेन हेस्टिंग फरवरी 1785 में इंग्लैंड पहुंचा, कब, 1 साल के बाद इस्तीफा देकर जब इंग्लैंड पहुंचा, तो वहाँ पे एडमंड बुर्के, कौन थे, एडमंड बुर्के ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से नहीं चलाने का आरोप लगा दिया था। ठीक ना, किसने लगाया था, एडमंड बुर्के ने। किसने लगाया था, एडमंड बुर्के ने लगा दिया था। और उस बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने पर क्या लगा था, आरोप लगा दिया था। इस आरोप के आधार पर उस पर ब्रिटिश संसद ने महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। वहाँ पे जाके इंग्लैंड में क्या चलाया गया, इस पर महाभियोग चलाया गया था इस आरोप पर। और यह मुकदमा 1788 में शुरू हुआ तो 7 वर्षों तक चला था। और यही मुकदमा कब से, 1788 में शुरू हुआ तो 7 वर्षों तक चला था। वहाँ पे 1788 में से शुरू हुआ, 7 वर्षों तक चला। बताइए, महाभियोग का जो मुकदमा चलाया गया था। अंततः 24 अप्रैल 1795 में जब हुआ, 7 साल के बाद, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने वारेन हेस्टिंग की सभी आरोपों को मुक्त कर दिया था। जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स था उस समय का, वहाँ पे उसने वारेन हेस्टिंग की सभी आरोपों को क्या कर दिया था, मुक्त कर दिया था, है ना। चलिए आगे देखते हैं।
1786 में हेस्टिंग के जाने के पश्चात लगान परिषद का पुनर्गठन किया गया और एक नवीन अधिकारी मुख्य सरिस्तादार की नियुक्ति की गई थी, जिसका कार्य सभी कानूनों के कागजों की देखभाल करना था। इस पद पर प्रथम नियुक्ति थे जेम्स ग्रांट का हुआ था, ठीक ना। देखिए फिर से ध्यान दीजिएगा, 1786 में क्या हुआ था कि हेस्टिंग के जाने के पश्चात, हेस्टिंग जब चल गया उसके जाने के पश्चात 1786 में लगान परिषद का जो पुनर्गठन किया गया, लगान परिषद का क्या किया गया, पुनर्गठन किया गया और एक नवीन अधिकारी कौन थे, मुख्य सरिस्तादार की नियुक्ति की गई थी। पूछेगा कि किस हेस्टिंग के जाने के बाद कौन सा मतलब नवीन अधिकारी जो थे लगान परिषद को पुनर्गठन किया गया था, तो मुख्य सरिस्तादार की जो नियुक्ति की गई थी, जिसका कार्य होता था सभी कानूनों और कागजी की देखभाल करना। और इस पद पर प्रथम नियुक्ति जेम्स ग्रांट हुआ था। कौन हुआ था, जेम्स ग्रांट हुआ था, है ना। इस पद पर सबसे कौन हुआ था, जेम्स ग्रांट हुआ था, है ना। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति हम लोग रिंग फेंस पॉलिसी बोलते हैं, वारेन हेस्टिंग से ही संबंधित है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें ऑप्शन देकर फंसा देगा, डलहौजी है ये प्लांटेगान। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की जो नीति थी ये किससे रिलेटेड थी, तो वारेन हेस्टिंग से रिलेटेड थी। ध्यान दीजिएगा, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति रिंग फेंस पॉलिसी, वारेन हेस्टिंग, ठीक ना। वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल कब तक था बताइए, 1700 बताइए, 1774 से 85। चलिए आगे देखते हैं, सर जॉन मैकफर्सन के बारे में देखते हैं। सर जॉन मैकफर्सन का कार्यकाल कब से कब तक था, 1785 से 86, एक साल के लिए मात्र आया था। और ये अस्थाई गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। पूछता है कि अस्थाई गवर्नर जनरल मतलब अस्थाई तौर पर मतलब थोड़ी समय के लिए, कुछ देर के लिए इसको रखा गया था। तो अस्थाई गवर्नर जनरल के तौर पे आया था कौन, सर जॉन मैकफर्सन। फर से ये भाग गया, एक साल के लिए आया अस्थाई तौर पे और फर से ये भाग गया। तो 85-86 के लिए मात्र एक साल के लिए आया था, चला भी गया। अब आता है पावरफुल लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस के बारे में बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, ठीक ना। देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस आता है, इसका कार्यकाल 1786 से 1793 और फिर 1805 में भी देखने को मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। तो मेन जो है 1786 से 1793, 1805 में इनकी मृत्यु हो जाती है, इसीलिए यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो देखिए 1786 से 1793 ईस्वी तक ये लॉर्ड कॉर्नवालिस रहते हैं, ठीक ना। 1786 से 1793 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, 86 से 93 कौन है, कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसके समय में जिले के समस्त अधिकार जो थे कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए थे। इसके समय में जिला के जितना भी अधिकार था वो किसके हाथ में दे दिया गया था, तो कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए थे। इसने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जो जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतें जिनमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए नियुक्त किया गया था। देखिए ध्यान से क्या लिख रहा है कि इसने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को, जो भारतीय न्यायाधीश से युक्त होते थे जिला फौजदारी अदालत, उसको समाप्त कर दिया भारतीय न्यायाधीशों वाला। और उसके स्थान पर क्या किया कि 4 को भ्रमण करने वाला, घूम घूम के भ्रमण करने वाला अदालत, जिनमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए नियुक्त किया, ठीक ना। भ्रमण करने वाला अदालत खोला था, 3 को बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए। कौन, यही बकलोलवा लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक ना। चलिए, और क्या किया था इसने, तो भारतीय न्यायाधीशों से जो युक्त जिला था फौजदारी उस समय, उसको अदालतों को क्या कर दिया, ये तो समाप्त करवा दिया, है ना। आगे देखिए, और 3 को बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए भ्रमण करने वाला अदालत खोला था, बकलोल। 1792 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दारोगा प्रणाली की शुरुआत की थी। पूछेगा कि दारोगा प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस था। कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस था। लॉर्ड कॉर्नवालिस तो था ये 1772 में लॉर्ड कॉर्नवालिस दारोगा प्रणाली की शुरुआत की थी, है ना। चलिए आगे, कॉर्नवालिस ने 1793 में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया था। जो कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करने वाला कौन था, कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करने वाला कॉर्नवालिस ही होगा। कब किया था, 1793 में, 1793 में, जो शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था, है ना। कॉर्नवालिस ने 1793 में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया और ये कॉर्नवालिस कोड था, इसमें क्या था, तो शक्तियों का पृथक्करण किया जाता था। शक्तियों का क्या किया जाता था, शक्तियों का पृथक्करण किया जाता था, है ना। 1793 में एक विनिमय के द्वारा जिला कलेक्टर की उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया था और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया था, है ना। 1793 में क्या हुआ था, विनिमय के द्वारा जिला कलेक्टर की उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता जो होते थे उसी को बना दिया गया था। आगे देखते हैं, पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया गया था। माने जितना भी पुलिस कर्मचारी होते थे उसके वेतन में वृद्धि के साथ साथ, वेतन में तो वृद्धि किया ही, साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में क्या किया, पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को उस अधिकार से वंचित कर दिया था, ग्रामीण क्षेत्रों वाले पुलिस अधिकार को।
क्या किया था, प्राप्त जमींदारी को इस अधिकार से वंचित कर दिया गया था। कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। जितना भी कंपनी के कर्मचारी थे उसके व्यक्तिगत व्यापार अब नहीं कर सकते थे, उस पर क्या कर दिया, वो प्रतिबंध लगा दिया। जिला में पुलिस थाना की स्थापना के पर एक दरोगा को उसका इंचार्ज बनाया, ठीक ना। जिला में पुलिस थाना की जो स्थापना करके एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया था। भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर, अमीन या फिर डिप्टी कलेक्टर के ऊंचा पद नहीं दिया जाता था, ठीक ना। ऊँचा से ऊँचा पद क्या लगा दिया था, बैन लगा दिया था भारतीयों के लिए। इसने 1793 में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए इंपॉर्टेंट है, पहले से ही घेर के रखे हुए हैं। 1793 में इसने क्या किया था, तो स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की थी, जिसके तहत जमींदारों को एक भू राजस्व का लगभग 90%, जिसको हम लोग 10/11 भाग बोलते हैं, 11 में 10% भाग कंपनी को देना रहता था, तथा 10% मतलब 1/11 मतलब 11 में 1 भाग जो था खुद रखना पड़ता था, अपने पास रखना पड़ता था, ठीक ना। तो ये कॉर्नवालिस जो लाया था, यही जमींदारी प्रथा लाया था। इसने क्या किया था, स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की थी। ध्यान दीजिएगा, 1793 में स्थायी बंदोबस्त लाया था किसने, कॉर्नवालिस ने, 1793 में। और इसके तहत क्या किया था, जमींदारों को अब भू राजस्व का लगभग 90% देना है, 90% ले के कंपनी को दे देना है, और लगभग अपने 10% रख लेना है, मतलब 1/11 भाग रख लेना है, ठीक ना। आगे देखिए, स्थायी बंदोबस्त की योजना जो था जॉन शोर ने बनाई थी। स्थायी बंदोबस्त की योजना किसने बनाई थी, जॉन शोर ने। जो स्थायी बंदोबस्त हम लोग देख रहे हैं, इसकी योजना बनाने वाला कौन था, तो जॉन शोर था। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास में उत्तरी जिलों में लागू की गई थी। इसमें जमींदार में भू राजस्व की तय करने के लिए स्वतंत्र थे, ठीक ना। इसमें जमींदार जो होते थे जितना भी मन चाहे उतने भू राजस्व का मतलब टैक्स जितना भी मन करे उतना ले सकते थे, और उसमें से क्या करना है, उसको 90% कंपनी को दे देना है, खुद एक 10% अपने रख लेना है जमींदारों सबको, है ना। तो ये स्थायी बंदोबस्त जो था 1793 में लाया गया था कॉर्नवालिस के समय में, और ये था बिहार, बंगाल और उड़ीसा यहाँ पे, और बनारस और मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू भी किया गया था। ये ध्यान दीजिएगा, कहाँ कहाँ पे लागू किया गया था, तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा और बनारस, मद्रास में, ठीक ना। इसमें जमींदारी भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे, और इसमें नियत तिथि पर राजस्व का भुगतान नहीं करने पर जमींदार जो थे उसकी जमींदारी से हटा दिया जाता था। अगर नियत तिथि पर राजस्व का भुगतान नहीं कर पा रहा था तो जमींदार सबको उसकी जमींदारी से हटा भी दिया जाता था। तो थोड़ा कड़ा पाबंदी भी लाया था ये कॉर्नवालिस, है ना। आगे देखते हैं भू राजस्व। भू राजस्व वसूलने की अन्य 2 व्यवस्थाएं थी, रैयतवाड़ी और मालवाड़ी। हम लोग तो देख लिए थे, और मतलब कि ऊपर जो थे स्थायी बंदोबस्त उसमें, अब लेकिन ये जो रैयतवाड़ी और मालवाड़ी, इसमें क्या था, ये व्यवस्था बनाया गया था कि इसी के तहत हम लोग क्या करेंगे, वसूला जाएगा। तो ये भू राजस्व वसूलने के लिए जो अन्य 2 व्यवस्थाएं जो थी, रैयतवाड़ी और मालवाड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, जो कॉर्नवालिस के समय में लाया गया था, ठीक ना। यहाँ पे दिया गया है, चलिए। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था देखते हैं सबसे पहले। रैयतवाड़ी व्यवस्था जी, किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौते को रैयतवाड़ी कहा गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 51% भूमि आई। 1792 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था बारामहल जिले में पहली बार कमल रीड द्वारा लागू की गई थी। देखिए फिर से ध्यान दीजिएगा कि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है ये किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किया गया था। डायरेक्ट जो थे जमींदार क्या करते थे किसानों से, सॉरी डायरेक्ट जो थे ब्रिटिश जो थे किसानों के साथ डायरेक्ट व्यक्तिगत रूप से ये क्या करते थे, लगान लेते थे। और इसको हम लोग बोलते थे रैयतवाड़ी। किसानों से, रैयत माने होता है किसान, तो किसानों से डायरेक्ट समझौता करके वो लगान लेते थे। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की जो थी 51% भूमि आई थी। कितना ब्रिटिश भारत में 51% भूमि आई। 1792 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था बारामहल जिले में पहली बार कमल रीड द्वारा लागू किया गया था। अगर पूछेगा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कब लागू किया गया था, तो 1792 में ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था था बारामहल जिला में पहली बार कर्नल रीड द्वारा लागू की गई थी। किसके द्वारा, कर्नल रीड के द्वारा लागू की गई थी, है ना। 1820 देखिए, 1820 ईस्वी में यह व्यवस्था मद्रास में लागू कर दी गई, और इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए मुनरो का मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया था, ठीक ना। सबसे पहले देखा जाए तो 1820 में यह व्यवस्था मद्रास में लागू किया गया सबसे पहले, जो था कॉर्नवालिस की तरफ से 1820 में मद्रास में लागू किया गया था सबसे पहले, और यह सुचारू रूप से चलाने के लिए मुनरो को मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया था इसको चलाने के लिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था को, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा 51% भूमि आया था किसमें, डायरेक्ट रैयतवाड़ी व्यवस्था में। क्वेश्चन पूछता है कितना प्रतिशत था, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में 51% था डायरेक्ट। और सबसे पहले 1820 में क्या हुआ था, मद्रास में यह लागू कर दिया गया था। सबसे पहले कहाँ पे, मद्रास में लागू किया गया था। और इसी को चलाने के लिए किसको नियुक्त किया गया था, इसको चलाने के लिए मुनरो को
मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया था। 1825 में इस व्यवस्था में बम्बई लागू कर दी गई तथा 1858 तक यह व्यवस्था जो था संपूर्ण दक्कन और अन्य क्षेत्रों में भी ये लागू कर दी गई थी। ठीक है ना, 1858 आते आते ये संपूर्ण क्षेत्र में लागू कर दिया गया था। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। इस व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं निम्न थी। क्या क्या थी, चलिए आइए देखते हैं। सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था। मतलब वो पता है ना, रैयत मतलब डायरेक्ट क्या होते थे, अंग्रेजी इनसे कर वसूलते थे, तो कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था। आगे देखने को मिलेगा। भूमि का जो स्वामित्व किसानों को दिया गया, जिससे वे भूमि का विक्रय कर सकते थे। भूमि का स्वामित्व डायरेक्ट उनके हाथों में दिया गया था किसानों को, कि डायरेक्ट वो पेड़ खरीद सकते थे और अपना जैसे मतलब कुछ भी करें टैक्स उनको भरना ही रहता था। लेकिन ये गिरवो रख सकते थे। ठीक ना, क्या लिख रहा है, गिरवी रख सकते थे, हाँ, विक्रय कर सकते थे और गिरवी रख सकते थे। लगान की जो अदायगी न होने पर भूमि जब्त की जा सकती थी। अगर लगान की आप टैक्स नहीं भरते हैं तो क्या कर लिया जाएगा, भूमि को जब्त की जा सकती थी। लगान अदायगी की प्रत्येक 30 वर्ष बाद पूर्ण समीक्षा करने की व्यवस्था की गई थी। लगान अदायगी जब हो जाएगा तो 30 साल के बाद फिर से उसको सोचा जाएगा कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। तब तक 30 साल के लिए चला जाएगा। तो मद्रास, बॉम्बे और क्या लिख रहा है, असम, है ना, मद्रास, बॉम्बे, असम। राजस्व के रूप में किसानों को उपज का राजस्व के रूप में किसानों को उपज का 1/2 भाग मतलब आधा भाग देना होता था राजस्व के रूप में। ठीक ना, जो धन के रूप में देना होता था। देख रहे हैं, तो पूछता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में कितना भाग देना रहता था, तो आधा भाग दे देना रहता था। जितना भी किसान उपज करते थे उसका आधा भाग दे देना रहता था रैयतवाड़ी व्यवस्था के हिसाब से। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। मद्रास, बॉम्बे, असम में ये सब लागू था राजस्व के रूप में, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। आधा तो हम लोग देख लें, रैयतवाड़ी में आधा था, एक बार रिवीजन भी कर लेते हैं। कर्नल रीड द्वारा लागू किया गया था सबसे पहली बार, है ना। कर्नल रीड द्वारा लागू की गई थी यह रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 में बारामहल जिले में। लेकिन जो कॉर्नवालिस लगाया था 1820 में, ये मद्रास में सबसे पहले लागू किया गया था और हेक्टर मुनरो को भेजा था कि जाओ तुम इसको चलाओ, है ना। आगे देखिए 51% भूमि पर ये लागू हुआ था। और क्या क्या देखे थे हम लोग, हाँ, इसमें कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था, डायरेक्ट रैयत किसान से टैक्स लिया जाता था। कितना टैक्स लिया जाता था, तो आधा 50% 1/2 टैक्स लिया जाता था। और 30 वर्षों तक इसमें कोई समीक्षा नहीं होगा, जो हो गया सो हो गया, है ना। और इसमें भूमि स्वामित्व किसानों को दिया गया था, जिसमें भूमि का विक्रय कर सकते थे और गिरवी भी रख सकते थे। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं। रैयतवाड़ी के बाद कौन आता है, तो महलवाड़ी व्यवस्था आता है। ठीक ना, महल शब्द से तात्पर्य है जागीर अथवा गांव। कौन सा, जागीर। महल से हम लोग क्या बोलते हैं, जागीर अथवा गांव। तो इस पद्धति में सरकार ने राजस्व के लिए कृषकों से सीधा संपर्क तो नहीं किया, बल्कि गांव या जागीरों के मुखिया या लंबरदार को राजस्व वसूली करने का आधार बनाया था। किसको किसको, जो गांव के मुखिया होते थे, बड़े बड़े लंबरदार जिसको बोलते थे, उसी को राजस्व मतलब जितना भी टैक्स वसूलने करने के लिए बनाया था कि आप जाइए टैक्स वसूल करिए, हम लोग डायरेक्ट नहीं करेंगे। रैयतवाड़ी में तो वो लोग सब डायरेक्ट करता था, एक आधा ले लेता था। लेकिन जो यहाँ पे बिचौलिया रख दिया, किसको रख दिया, मुखिया को और फिर लंबरदार को, जो भी गांव के जागीर होते थे। और 1822, देखिए 1822 ईस्वी में यह व्यवस्था प्रारंभ की गई। यह व्यवस्था गंगा की घाटी जो थी आधुनिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य भारत और कुछ भाग तक यह तत्कालीन संपूर्ण पंजाब में लागू की गई। इस व्यवस्था में पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्रों तथा पंजियों का भी प्रयोग किया गया था। दिख रहे हैं, पूछेगा कि कौन से व्यवस्था में मानचित्रों का भी प्रयोग किया गया था। रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त, कुछ भी डाल सकता है ना। तो हम लोग को ध्यान देना है कि महलवाड़ी व्यवस्था में क्या किया गया था, तो इसमें लगान तय करने के लिए मानचित्र और पंजी का भी प्रयोग किया गया था। इस व्यवस्था में जन्मदाता जो थे हॉल्ट मैकेंजी थे। तो म से महलवाड़ी, फिर से देखते हैं हम लोग क्या था, म से महलवाड़ी और म से मैकेंजी, हम लोग ऐसे याद किए थे। ऊपर हम लोग र से रैयत, र से कर्नल रीड, ऐसे हम लोग याद किए थे ना। देखिए फिर से जाइए ऊपर, हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि र से रैयत था, र से कर्नल रीड था सबसे पहले लागू करने वाला, है ना, 1792 में। और हेक्टर मुनरो को 1820 में जो था, हेक्टर मुनरो को 1820 में क्या हुआ था, हेक्टर मुनरो को 1820 में हम लोग देखे थे रैयतवाड़ी व्यवस्था चलाने के लिए मद्रास का गवर्नर बना के गवर्नर नियुक्त किया गया था हेक्टर मुनरो को। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में कौन हो गया, मुनरो हो गया। और सबसे पहली बार बोले तो रीड, कौन था, कर्नल रीड सबसे पहले। लेकिन अगर मद्रास में जो था चलाने वाला कॉर्नवालिस इसको भेजा था, तो हेक्टर मुनरो को भेजा था, गवर्नर नियुक्त किया था हेक्टर मुनरो को। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में कौन हो जाएगा, मुनरो हो जाएगा, मुनरो। और महलवाड़ी में कौन हो जाएगा, तो मैकेंजी। कौन हो जाएगा, मैकेंजी। कौन हो जाएगा, मैकेंजी। महलवाड़ी में कौन हो जाएगा, मैकेंजी हो जाएगा, है ना।
इस व्यवस्था का जन्मदाता कहते हैं हॉल्ट मैकेंजी को, है ना। तो जन्मदाता के तौर पे तो उधर हम लोग देखे थे कर्नल रीड था, लेकिन चलाने के लिए मुनरो को भेजा गया था गवर्नर बना के मद्रास में, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे मालवाड़ी का जो जन्मदाता है कौन है, हॉल्ट मैकेंजी हुए। 1833 ईस्वी में मार्टिन बर्ड तथा जेम्स टॉमसन के बंदोबस्त में यह अपने सबसे अच्छे रूप से सामने आई। प्रारंभ में इस व्यवस्था में लगान उत्पादन का 2/3 भाग था। शुरुआत में 2/3 भाग लिया जाता था, 3 में 2 हिस्सा, बहुत ज़्यादा, कम से कम 60% हो गया। बाद में क्या किया गया कि इसे घटाकर उत्पादन का आधा भाग यानी फिर 50% कर दिया गया। जो पहले रैयतवाड़ी में था वही फिर से क्या कर दिया गया, तो आधा 50% इसमें भी कर दिया गया था, ठीक ना। देखिए यहाँ पे हम लोग शॉर्टकट में देखते हैं कि भू राजस्व संग्रह करने की जो विधियाँ थी, हम लोग देखे थे जमींदारी कितना था, 19%, रैयतवाड़ी में हम लोग देखे थे 51% और मालवाड़ी में 30%, ठीक ना। तो जो हम लोग देखे थे कि पक्ष कौन थे, तो जमींदार। जमींदारी में क्या होता था, जमींदार देखते थे। रैयतवाड़ी में हम लोग देखे थे कि रैयत मतलब किसान, डायरेक्ट किसान देखते थे। मालवाड़ी में मुखिया और लंबरदार को रखा गया था टैक्स वसूलने के लिए। जमींदारी 19%, ध्यान दीजिएगा, जमींदारी 19%, मालवाड़ी 51% और रैयतवाड़ी 51% और मालवाड़ी 30%, जो मुखिया और लंबरदार देखते थे, है ना। यहाँ पे देखिए योजनाकार कौन थे, योजनाकार तो लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर जॉन शोर को बोलते थे हम लोग। जमींदारी व्यवस्था किसके पास था, लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर जॉन शोर। यहाँ पे रैयतवाड़ी कौन था, तो रीड तो सबसे शुरुआत किया था, और थॉमस रो जो था इसको भेजा गया था मद्रास में, है ना। और मालवाड़ी को हॉल्ट मैकेंजी क्या किया था, स्थापना किया था, ध्यान दीजिएगा। तो ज़मींदारी भी याद रखना है, ज़मींदारी को भी याद करना है, लॉर्ड कॉर्नवालिस और जॉन शोर। और यहाँ पे रैयतवाड़ी तो हम लोग को याद ही हो गया था, और मालवाड़ी भी हम लोग को याद ही हो गया था, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है, तो सबको पता होगा कॉर्नवालिस को क्या कहता है कि भारत में नागरिक सेवा का जनक कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, है ना। आगे देखिएगा, सर जॉन शोर 1793 से 98 ईस्वी तक सर जॉन शोर का कार्यकाल था। इसने हस्तक्षेप नीति अपनाई थी। सर जॉन शोर एकदम मस्त आदमी था, इसको कोई दिक्कत नहीं था, अपने हस्तक्षेप नीति अपनाया था। किसी से कोई झगड़ा नहीं, किसी से कोई हेल फेल नहीं, कोई जलन नहीं, है ना। तो अहस्तक्षेप की नीति अपनाने वाला था ये सर जॉन शोर। और कॉर्नवालिस, इससे पहले जो था कॉर्नवालिस का कार्यकाल बताइए हमको, कॉर्नवालिस का कार्यकाल कब से कब तक था, ठीक ना। कॉर्नवालिस का कार्यकाल था 1786 से 1793, और फिर ये 1805 में भी ये रह चुका है, जिसमें इसकी मृत्यु हो गई थी। कॉर्नवालिस का कार्यकाल 1786 से 1793, 86 से 93, 1786 से 93, फिर 1805, 1786 93, 1805, 1786 93, 1805, ठीक ना। याद नहीं होता है, बार बार नहीं भूल जाता है, इसीलिए इसको रिवीजन कर रहे हैं हम। आगे देखिए, हम लोग क्या देखे थे, हाँ, हस्तक्षेप नीति अपनाया था 1793 में, 86 से 93 तक का था, है ना। आगे देखिए, इसी के कार्यकाल में क्या हुआ था, इसी कार्यकाल में दौरान 1795 में इसमें बंगाल नियम 21 के तहत क्या हुआ था, नवजात जितना भी कन्या थी, नवजात कन्या के तहत हत्या किए जाने की बाकी हत्याओं के समान ही अपराध घोषित कर दिया गया था। ये जो सर जॉन शोर जो था, ये बहुत अच्छा भी काम किया था। मतलब उसमें क्या होता था कि नवजात कन्याओं को हत्या कर दिया जाता था। तो एक नियम बनाया इसने, क्या बनाया, एक नियम बनाया 1795 में, और नियम में बनाया, उसको नियम का नाम रखा था बंगाल नियम 21। और इसमें जितना भी मतलब हत्या किया जाता था नवजात कन्याओं को, उस पर उसने रोक लगा दिया। बोला कि अब आपसे जो हत्या करेगा उसको हम लोग नॉर्मल अपराध जैसा होता था, मतलब जो अपराध होता था नॉर्मल आदमी का, उसी के बराबर अपराध अब इसको हम लोग मानेंगे, और उसी के बराबर हम लोग जब मानेंगे तो उसकी सिर्फ हम लोग क्या देंगे, तो सज़ा देंगे, ठीक ना। तो अगर जो फांसी होता तो फांसी देंगे। तो इससे क्या होता था, डर बैठ गया था सब में, और वो महिलाओं को मतलब कन्याओं को क्या किया गया, फिर मारना बहुत हद तक कम हो गया था उस समय। तो पूछता है कि जॉन शोर ने कौन सा नियम लाया था, तो बंगाल नियम 21 लाया था, और इसके तहत उसने क्या किया था, तो नवजात कन्याओं की हत्या पर रोक लगाया था। 1795 की बात है, ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, और ये क्या था, एक हस्तक्षेप नीति अपनाया था कौन, सर जॉन शोर, है ना। अब आते हैं ब्लेजली के बारे में, देखते हैं ब्लेजली के बारे में। दोस्त लॉर्ड ब्लेजली का कार्यकाल 1798 से 1805, जाहिर सी बात है 1798 से 1805 तक ये के रहेंगे कौन, लॉर्ड ब्लेजली। इसने सहायक संधि की पद्धति शुरू की थी, सहायक संधि,
हम ऐसे याद किए थे, ब्लेजली को जलेबी खिला खिला के क्या करता था, सहायक संधि करता था जलेबी खिला खिला के। तो लॉर्ड ब्लेजली जो था जलेबी खिला खिला के सहायक संधि पद्धति शुरू की थी, मतलब सबको कैसे भी करके वो अपना में मिला लेना है, चाहे सहायता करके चाहे कैसे भी। तो देखिए, भारत में सहायक संधि का प्रयोग ब्लेजली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले किया था। फ्रांस का जो गवर्नर होता था डुप्ले, वो सबसे पहले देखा जाए तो भारत में सहायक संधि करने का प्रयोग किया था, ठीक ना, ब्लेजली से पूर्व। अब वही ये भी सीख लिया था ब्लेजली भी। सहायक संधि करने वाले जो राज्य थे उसमें सबसे पहले हैदराबाद 1798 में मिलाया, मैसूर को 1799 में मिलाया, तंजौर जो अक्टूबर 1799 में इसको भी मिला लिया। तो हैदराबाद, मैसूर और तंजौर याद रखिएगा, सबसे पहले 1798 में हैदराबाद को मिलाया, 1798 में हैदराबाद को मिलाया। फिर मैसूर और तंजौर को एक साथ याद कर लीजिए, मैसूर और तंजौर को 1799 में, हैदराबाद को 1798 में, मैसूर को 1799 में और तंजौर को भी 1799 में। आगे देखिए, अवध को 1801 में मिलाया, अवध को 1801 में मिलाया। पेशवा को, जो पेशवा दिसंबर 1802 में इसको मिलाया। अवध के बाद पेशवा के बाद बरार और भोसले को दिसंबर 1803 में मिलाया और सिंधिया को 1804 में मिलाया। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग देख लिए थे, सबसे पहले हैदराबाद था, हैदराबाद के बाद मैसूर और कौन था, तंजौर। तो सबसे पहले 1798 में हम लेते हैं हैदराबाद को, उसके बाद मैसूर में जाते हैं, एक साल के बाद 99 में 2 को मिलाया, हैदराबाद में 1, मैसूर और तंजौर को 1799 में 2। फिर अवध को 1801 में मिलाया, फिर 1801 के बाद फिर 1802 में पेशवा को मिलाया, फिर 1803 में बरार और भोसले को मिलाया। तो 1801, 1802, 1803 लाइन से याद करिए, अवध, पेशवा और बरार, भोसले। तो अवध 1801 में अवध, एक में अवध, पेशवा 1802, पेशवा 1802, बरार भोसले 1803, सिंधिया 1804, सिंधिया 1804, अवध, पेशवा, बरार, भोसले, सिंधिया, अवध, पेशवा, बरार, भोसले, सिंधिया, अवध, पेशवा, बरार, भोसले, सिंधिया, 1, 2, 3, 4, 1801, 2, 3, 4, अवध, पेशवा, बरार, भोसले, सिंधिया। अब आते हैं कि बार 1818 में जो जोधपुर था और जयपुर था, तो जोधपुर और जयपुर को 1818 में मिलाया, जोधपुर जयपुर को 1818 में मिलाया। मच्छेड़ी, देखिए मछड़ी जो था इसको भी 1818 में मिलाया था, लेकिन सबको 1818 में मिलाया है, जोधपुर, जयपुर, मछड़ी, बूंदी एवं भरतपुर, ठीक ना। तो 5 को 1818 में मिलाया है, जोधपुर, जयपुर, मछड़ी, बूंदी, भरतपुर, जोधपुर, जयपुर, मछड़ी, बूंदी, भरतपुर। ध्यान दीजिएगा सबको, जोधपुर, जयपुर, मछड़ी, बूंदी, जोधपुर, जयपुर, मछड़ी, बूंदी, भरतपुर 1818 में मिलाया है। चलिए आँख बंद करिए, हम क्वेश्चन पूछते हैं, बताइएगा कि बरार और भोसले को कब मिलाया गया था, बरार और भोसले को कब मिलाया गया था, 1803 में। हाँ चलिए आगे बताइएगा, जोधपुर, जयपुर और मछड़ी, बूंदी और भरतपुर को, ये सबको कब मिलाया था, तो ये 1818 में, 1818 याद करना है, 5 को मिलाया था 1818 में, 1818 में जोधपुर, जयपुर, मछड़ी, बूंदी और भरतपुर को। चलिए आगे बताइएगा हमको, हैदराबाद को कब मिलाया था, हैदराबाद को 1798 में मिला लिया था, सबसे पहले हैदराबाद को ही ना मिलाया था सहायक संधि करने वाले राज्य में। और उसके बाद मैसूर को कब मिलाया, तो 1 साल के बाद, हैदराबाद के 1 साल के बाद मैसूर और तंजौर को 1799 में मिला लिया था, ठीक। अगर फिर हम लोग देखे थे कि 1, 2, 3, 4 करके मिलाया था, 1801, 1802, 1803, 1804 कौन कौन था, तो अवध, पेशवा और अवध, पेशवा, बरार, भोसले कौन था, उसके बाद सिंधिया, अवध, पेशवा, बरार, भोसले, सिंधिया था, 1, 2, 3, 4 करके हम लोग देखे थे। चलिए आगे देखते हैं, इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। पूछता है कि कौन ऐसे जो थे जिन्होंने सहायक संधि को स्वीकार ही नहीं किया, बोला कि है तुम्हारा बात मानेंगे हम, बिजली खिला खिला के हमको पोट लेता है तुम्हें। तो इंदौर के जो होलकर थे, इन्होंने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था, बहुत बढ़िया नहीं किया। तो आगे चलिए देखते हैं, टीपू सुल्तान जो थे चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में जो मारे गए थे, इसके शासनकाल में दौरान 1804 में नियम 3 लाया गया। किसके समय में कब बात कर रहा है ये, तो ब्लेजली के बारे में कह रहा है कि ये भी क्या लिया था, ये भी 1804 में एक नियम बनाया था, जिसको हम लोग बोलते थे नियम 3। और नियम 3 के अंतर्गत इसने क्या किया था, शिशुवध की बाकी हत्या की तरह इसने भी क्या कर दिया, तो दंड का प्रावधान कर दिया। ऊपर हम लोग देखे थे सर जॉन शोर जो था नियम 21, बंगाल नियम 21 लाया था, और उसने क्या किया था कि अन्य नवजात कन्याओं के बारे में, अन्य नवजात कन्याओं पर क्या हत्या के बराबर ही अपराध घोषित कर दिया था। वैसे ही लॉर्ड वेलेस्ली ने भी क्या किया था, इसके शासनकाल में क्या हुआ था कि 1804 में नियम 3 लाया, क्या लाया, नियम 3 लाया।
क्या लाया, नियम 3 लाया, नियम 3 लाया। और नियम 3 के तहत क्या किया इसने, शिशु वध की बाकी हत्या, जितना भी शिशु में तो सब आ जाएंगे, मेल हो चाहे फीमेल हो, है ना, तो वध की बाकी हत्या की तरह मानते हुए दंड का प्रावधान कर दिया, है ना। आगे देखते हैं। इसी ने 10 जुलाई 1800 को कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। कहाँ पे, तो कलकत्ता में नागरिक सेवा जो थे, नागरिक सेवा में भर्ती किए हुए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए, जितना भी नागरिक सेवा में भर्ती करने वाले प्रशिक्षित हैं उनको प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ पे किया था, 1800 में कलकत्ता में किया था। ठीक ना। हम तो याद ऐसे किए थे कि विलियम लिखा है ना यहाँ पे, तो वेलेजली, व से विलियम, व से वेलेजली, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया था, वेलेजली ने किया था। 1854 तक क्या हुआ था, अंग्रेज़ों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिए चलता रहा। और ये जो था फोर्ट विलियम कॉलेज, ये क्या किस काम में चाहा, 1854 तक ये जो था उसमें सब अंग्रेज को क्या दिया जाता था, भारतीय भाषा शिक्षा दिया जाता था, भारतीय भाषा का शिक्षा उसमें दिया जाता था। भाई राज करवाना है तो शिक्षा तो देना ज़रूरी रहेगा ना। हाँ, बस यही बात था। चलिए आगे देखते हैं। नोट में कहा 1806 में भारत में भेजे जाने वाले प्रशासकीय अधिकारियों को शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड में क्या लिख रहा है, हेल्बरी, हाँ हेल्बरी में एक ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया, जहाँ नवयुवक प्रशासकीय अधिकारियों को 2 वर्ष का प्रशिक्षण देने का व्यवस्था भी किया गया था। ठीक ना। यहाँ पे देखिएगा 1800 में क्या हुआ था, भारत में भेजे जाने वाले प्रशासकीय अधिकारियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड में हेल्बरी में एक ईस्ट इंडिया कंपनी खोला गया था, हेल्बरी में इंग्लैंड में। और वहाँ पे भी क्या हुआ था, नवयुवक प्रशासकीय अधिकारियों को 2 वर्ष की प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज तो खोला गया था कलकत्ता में, यहाँ पे तो प्रशिक्षित हो ही रहा था। ये 1800 का बात है। 1806 में क्या हुआ था कि इंग्लैंड में भी हेल्बरी में क्या हुआ था, एक ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया था, जिसमें भारतीय जितना भी नवयुवक वहाँ से आ रहे थे अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, वहाँ को 2 वर्ष तक वहाँ पे उनको ट्रेनिंग दिया जाता था भारत आने से पहले। ठीक ना, कि जाइए बढ़िया से ट्रेनिंग लेकर तब ना राज करिएगा। यह स्वयं को देखिए, यह स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था, ये स्वयं को भी बंगाल का शेर कहा करता था। हम लोग पीछे देखे थे कि मैसूर का शेर कौन था, तो टीपू सुल्तान। लेकिन यहाँ पे बंगाल का शेर अगर कहे तो बेलेजली हो जाएगा। कौन हो जाएगा, बेलेजली हो जाएगा। आगे देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो 1805 में दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ था, परंतु वो शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो गई थी। हम लोग जानते थे ना, मृत्यु हो गई थी तो मर गया था 1805 में, तो ये रह नहीं पाया था ज़्यादा दिन तक, है ना। थोड़ा समय के लिए आते हैं सर जॉन वार्लो। सर जॉन वार्लो तो 1805 से 1807 2 साल के लिए भी आए थे। और ये क्या किए थे, मेन इंपॉर्टेंट है कि 1806 में इन्होंने बेल्लोर में हुए सिपाही विद्रोह इसके काल की महत्वपूर्ण घटना थी। तो वार्लो में क्या हुआ था, वार्लो के समय में वेल्लोर की सिपाही विद्रोह हुआ था। याद रख लीजिए, बस इतना ही है, कुछ नहीं है इसमें, कि वार्लो के समय में ही वेल्लोर की सिपाही विद्रोह हुआ था। वार्लो के समय तो याद हो जाएगा कब हुआ था वेल्लोर की संधि, वेल्लोर की जो सिपाही विद्रोह हुआ था, बस इतना याद रखना है कि 1806 में हुआ था वेल्लोर की सिपाही विद्रोह। ठीक ना, 1806 में हुआ था वेल्लोर की सिपाही विद्रोह। कौन था, वार्लो था, 1806। ठीक ना, 1806 याद रखिएगा। तो एक पीछे जाइए 1805, फिर आगे एक आगे जाइए 1807, माने 1805 से 7 तक क्या था, सर जॉन वार्लो का कार्यकाल था। तो 1806 में जो बीच में जस्ट हुआ था वार्लोर की सिपाही विद्रोह, वार्लो के समय में। चलिए थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं हम। लॉर्ड मिंटो प्रथम से शुरुआत करेंगे। धन्यवाद, बाय बाय।